नमस्कार। दस्तक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हमारे समक्ष एक बहुत ही अनोखे इंसान है जो अपने अंदर एक बड़ी रोचक परंपरा को संजोए है। उसको कहते हैं झूलना, जो ब्रिज की एक स्पेशल, जिसको हम आज की जुबान में बोल सकते हैं यूएसपी, एक यूनिक पॉइंट है। और सुभाष अग्रवाल जी हमें उसके बारे में बताएंगे। सुभाष अग्रवाल जी एक आशु कवि है। मैं कभी किसी आशु कवि से आज तक मिली नहीं थी, और उन्होंने ही बताया कि आशु कवि क्या होते हैं। और मैं ये चाहती हूँ, और दस्तक एजुकेशन का ये प्रयास है कि कोई भी ऐसी परंपरा या कोई भी ऐसी एजुकेशन की पद्धति जो जो कम पता हो, गहरी हो, शायद विलुप्त होने जा रही हो, उसको हम आपके सामने रख पाए, वही हमारा प्रयास है। तो सुभाष अग्रवाल जी से नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। क्वेश्चन सबसे पहले इनसे ये पूछना चाहूंगी कि आप झूलना परंपरा के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहिए? झूमना ये गाने की एक विधा है जो मूलतः ब्रिज में ही विकसित हुई और काफी पुरानी ये लगती है। अकबर से भी पहले से इसका प्रचलन मिलता है। तो दरबारों में भी इसका गायन होता था, क्योंकि पहले आपने आंसू कवि कह के मेरा परिचय दिया। आंसू कवि ऐसा कुछ नहीं कि आंसू कवि में हूँ, किंतु ये आंसू कवि बन जाते हैं अभ्यस्त। जब अभ्यास पूरा हो जाता है, किसी भी लाइन को पकड़ के उस पर कविता रच देना, ये धीरे 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 हमारे यहाँ पर गांव में तुक चलती थी। एक लाइन बोलती जाती थी तुक की, उस पर पूरी कविता बना के पेश करते थे। तो मैं समझता हूँ कि तुक से ही आंसू कविता का जन्म हुआ। और धीरे धीरे जो ही उसमें निखार आता गया, अभ्यास बढ़ता गया, अभ्यस्त होते गए कविजन, तो वो उनको पब्लिक आंसू कवि कहने लगी। किंतु ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। कोई ये नहीं कह सकता पूर्ण रूप से कि हाँ मैं आंसू कवि हूँ, क्योंकि वो छंदबद्ध रचना करेगा तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी कुछ ना कुछ। और जो जानकार आदमी है, जो विद्वान है पुरुष, वो पकड़ लेंगे कि मात्राओं की गड़बड़ है, या छंद का गण भंग हो गया है, या भाव भंग हो गया है, इस प्रकार से। तो ये कहना तो पूर्णतः न्याय संगत नहीं है कि जैसे मैं कह दूं कि हाँ मैं आंसू कवि हूँ, किंतु हाँ उस परंपरा से अपने को थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ पाता हूँ और ऐसा कुछ कर लेता हूँ कि बाद में मैं लगता है मुझे कि हाँ ये तो कविता बहुत सुंदर बन गई। तो ये झूलना पर विषय पर आते हैं कि झूलना मुख्यतः एक छंद का नाम भी है। छंद प्रभाकर के अंतर्गत झूलना छंद का भी नाम है। किंतु ये झूलना एक गाने की विधा है। जैसे झूला झूलने में तरंगित होता है आदमी, उसको आनंद आता है, और ऐसे ही झूलना गायन सुनने वालों को, सुनाने वालों को बड़ा ऐसा जैसे झूले के झकोरे ले रहे हो, हिलोरे ले रहे हो, इस तरह की अनुभूति होती है। तो इस विधा को शायद तभी झूलना नाम दिया गया है। आनंदित करने वाली विधा है और ये ब्रज में काफी पहले से थी। अब तो इसका प्रचलन लुप्त प्राय ऐसा हो गया है। नहीं, पहले हमारा हाथरस और कोसी और क्या नाम है आपका, हाथरस, कोसी और कामा, पुनाना, होडल, छातई, यहाँ पर उत्सवों के अवसरों पर जो कवि जन इकट्ठे होते थे और वो इसका गायन करते थे। मैंने अपने जीवन में इसको सैकड़ों बार देखा इस गायन को। तो मुझे नहीं लगता था कि मैं ऐसा कुछ बन पाऊंगा, किंतु बाद में जब मैंने इसमें भाग लेना शुरू किया तो धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ा और आज मैं कह सकता हूँ कि मैं लोगों का मनोरंजन कर सकता हूँ और लोगों को आनंदित कर सकता हूँ। और इस प्रकार से मैं अपने आप को अहोभाग्य मानता हूँ कि हाँ मैं भी झूलना गा सकता हूँ। सुभाष अग्रवाल जी, आप इसमें हमें, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपकी टीम में कौन कौन होता है, और दूसरा कि कौन कौन से कवि जो पहले रह चुके हैं उनसे आप प्रेरित रहते हैं। और मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को आप कैमरा की तरफ देख के बताएं, ताकि वो भी आपको पूरे मन से
आपकी जो ये परंपरा है उसको समझ पाए, आपका एक कनेक्शन हो जाए। जी जी। देखिए कि जो मैंने देखे हैं, हमारे यहाँ ब्रिज में कवियों के अखाड़े हुआ करते थे, आज भी हैं वो अखाड़े। जैसे पहलवानों के अखाड़े, साधुओं के अखाड़े, ऐसे कवियों के भी अखाड़े हुआ करते थे। और उसमें जो गुरुजन होते थे वो गुरु परंपरा से उन शिष्यों को कविता करने की विधियां सिखलाया करते थे, और बड़ी गहनता से बारीकी से उनको ध्यान दे के ये तो गलत बोल रहा है, इसमें मात्रा भंग हो रही है, इसमें लय भंग हो रही है, इसका भाव भंग हो रहा है, तू थोड़ा सा इसको ऐसे सुधार कर, इस प्रकार से उनको तराशते थे। और एक किस्म से कहें कि पत्थर को तराश के, अनगढ़ पत्थर को उसकी मूर्ति बना देते थे, समाज के आगे बड़ी मोग छवि उसकी बन जाती थी। तो एक बंचारी गांव था, वहाँ तुलाराम अखाड़ा करके प्रसिद्ध था। तुलाराम जी बड़े भारी विद्वान थे और वो छंद बंदों के बड़े ज्ञाता थे। एक ऐसा ही तुल्ला का अखाड़ा ओडन में भी था, वहाँ के भी उनमें 100-150 शिष्य होते थे। इसी प्रकार कामे में अखाड़ा था, इसी प्रकार पुनाने में अखाड़ा था, छाते में अखाड़ा था, और हाथरस का अखाड़ा बड़ा प्रसिद्ध हुआ करता था। कभी इंद्रमन अखाड़ा उसको कहते थे। और उसके जो इंद्रमन अखाड़े की एक शिष्य हुए पंडित नथाराम गौड़, उनका तो पूरे उत्तर भारत में संगीत का बड़ा पहचाना जाना पहचाना नाम था। अब तो सांग होता नहीं है। ये कृष्णा कुमारी वगैरह जो उस समय की अच्छी कलाकार थी, वो पंडित नथाराम के सांग को ही मंचन किया करती थी आगे। तो आपको क्या लगता है कि किस वजह से ये जो परंपरा है ये इतनी लुभावनी होते हुए भी अब जो है वो विलुप्त होने के कगार पर है? क्या किया जाए जिससे लोगों का रुझान इसकी तरफ बढ़े? आपने कहा पहले तो अखाड़े हुआ करते थे, तो निश्चित तौर पर इसका मतलब प्रोफेशनल वे में भी जो कवि है उनका इससे गुजर बसर हो पाती होगी, जो कि आज शायद कुछ मुश्किल हो रखा है इस वक्त में। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? और एक और जब पहले हम इस परंपरा के बारे में बात कर रहे थे तो आपने बोला कि मुझे आज इसमें कुछ कमियां नजर आती हैं कि क्योंकि ये अब दरबारों की जगह और पहले तो दोनों ही जगह हुआ करती थी कि मतलब कि देहात में भी इसका था और दरबार में भी इसको कई लोग प्रोत्साहित करते थे। तो आज क्योंकि ये सिर्फ देहात तक सिमट के रह गई है तो इसमें कुछ एक चीजें हैं जहाँ पे त्रुटियां आ गई हैं, और मुझे लगता है कि हमें चरित्र को बेहतर बनाने के लिए देहातों से ही शुरू करना पड़ेगा कि इसको हम एक अच्छी दिशा की तरफ ले जाए। तो आपका इन दोनों चीजों पे है कि एक तो कि इसको विलुप्त होने से कैसे बचाएं, और दूसरा कि इसका चारित्रिक निर्माण में क्या योगदान हो, तो आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? ये आपने इसमें 3 पॉइंट जो मेरे ध्यान में आए हैं, 3 बिंदु पर ध्यान है। एक तो इसको बचाने के लिए क्या किया जाए, दूसरा कि इसमें कालांतर में क्योंकि देहातों में होने के कारण कुछ अश्लीलता आ गई है गान विद्या में। जैसे आपस में झड़पें होती हैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है, अनुचित होते हैं वो जो शब्द समाज में नहीं कहे जा सकते। इसलिए भी ऊंचे मंचों पर ये कला यहाँ वहाँ से पिछड़ती चली गई और नीचे स्तर पर ही रह गई। और तीसरा कारण है, आपने कहा कि कवियों को प्रोत्साहन नहीं मिला, और ये कला का एक कारण था कि ये कम क्यों हो गई। तो मैं समझता हूँ कि जो ये पहले कवि थे, ये कला मनुष्य को आनंदित करने के लिए उन्होंने कभी इसको प्रोफेशनल रूप में नहीं अपनाया। उन कवियों ने वो अपने अपने काम करते थे, धंधे करते थे, और कोई कुछ भी कर रहा है, कोई किसी जाति का है, कोई खाती है, कोई नाई है। हमारे दादा गुरु नाई थे, नथी जोरदार के नाम से उनका नाम, उनका बड़ा आदर से आज भी लिया जाता है कवि समाज में। तो उनको 5000 छंद कंठस्थ थे, और उनके जो गुरु थे, हमारे दादा गुरु के जो गुरु थे, वो उनको जब कहीं प्रोग्राम होना होता था तो 10 दिन पहले उनको बुलाते, बोले सुना और कुछ और छंद इसमें से ये जोड़, तो उनको सुना और जोड़, इतना अभ्यास। और उस समय ये कल्पना नहीं थी कि इससे पैसे कमाए जाएं। इसको लोग हे समझते थे, हे दृष्टि से देखते थे, अरे कला को बेचेंगे हम,
ऐसा उस समय समाज का आकलन वो लोग करते थे। तो इसलिए तो लोग आगे उन्होंने इसमें अपना भविष्य नहीं देखा, तो वो इसको नजरअंदाज करते चले गए, यार हमें खा मिले, वो भाई अपने बच्चा पालने हैं। दूसरे कि जब मनोरंजन के कुछ नए नए आयाम स्थापित होने लगे, टेलीविजन आ गया और उसके बाद तो मोबाइल घर घर में हो गए, अब बच्चों को सारी चीजें मिल जाती हैं। तो दो कारण। तीसरा कारण एक और है कि भाषा जो हिंदी थी, इसकी जो भाषा थी वो जो गांवों की, क्षेत्रों की जो हिंदी से मिली जुली कोई कुछ अवधि है, कहीं कुछ क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव हैं। कहते हैं ना भाई, हर 10 कोस पर भाषाएं कुछ बदल जाती हैं। तो उस प्रकार से उनका बच्चे अब जो है वो हिंदी के शब्दों के अर्थ नहीं समझते। अब मेरी पोती है, मैं उसको बताऊं 49, बोली बाबा क्या होता है 49, तो मैं बड़ा निराश होता हूँ मन में कि उस दौर में ना हम जड़ों से कटते चले गए। अब हम भाषाओं का अर्थ, अब बड़े बड़े कवि हैं उनकी, जैसे मैथिली सेनगुप्त हैं, उनकी रचना है साकेत, तो जब मैं उसको पढ़ने बैठता हूँ तो बड़ा आनंदित होता हूँ। किंतु मुझे लगता है कि मेरी तरह कोई और आनंदित होता होगा क्या, जिसको भाषा का ही ज्ञान नहीं है, वो उसमें से क्या रस निकालेगा। अब मेरा एक बराबर में स्कूल है मैं खाना खा के वहाँ खाड़ कर लौट रहा था दोपहर में, और सर्दियों का समय था। तो तुलसीदास जी का एक छंद है कि भगवान राम जब वनगमन करते हैं अयोध्या से, तो वो टीचर उसको पढ़ा रहे थे। मैं वहां पर बाउंड्री बीच में थी, हाथों के बराबर ऊंची बस, और मैं इधर उसमें कान लगा के सुनने लगा। तो वो छंद था, तो वो टीचर ने ढंग से उसका बखान नहीं किया। वो बच्चे थे, वो 8वीं क्लास की कविता थी, वो उसमें आ रही थी। वो कविता मैं आपको सुना देता हूँ। वो था राम वनगमन कि कीर के कागर ज्यो नृप चीर, विभूषण अंगन उपमा पाई, और जीवन पास के रूख जो पंथ के साथी जो लोग आई, संग सुबंधु पुनीत प्रियामन धर्म क्रियाधर देश सुहाई, राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बताऊ की नाई। अब उन्होंने इसको तो सुना दिया ना, तो उन्होंने इस छंद का नाम बताया कि कोई इस छंद का नाम क्या है, फिर इसकी गाने की लयात्मक वो क्या है जिससे इसका सौंदर्य इसमें उत्पन्न हो इस छंद में, और इन शब्दों के अर्थ जो उसमें पुस्तक में लिख रहे थे उन्हीं को बता दिया। किंतु पूरा विशद विवेचना उसकी जब तक बच्चा नहीं समझेगा तो उसको आनंद आएगा नहीं। आनंद आएगा नहीं तो आगे उसको निर्जस समझ के उस विषय को ही वो छोड़ देगा। ये भी एक कविताओं से और झूलनाओं से कटने का ये भी एक कारण रहा कि नई पीढ़ी को उन छंदों में आनंद नहीं रहा। अब भारतेंदु जी का एक छंद है कि राधा जी से वो विदा मांगते हैं कि अब मैं जाऊं, तो ये क्रीट छंद है। ये 8 भगन से बनता है। भगन माने एक अक्षर गुरु और 2 अक्षर लघु, इस तरह से 8 बार पुनरावृत्ति हो जाए तो छंद की एक लाइन बन जाती है। तो ये छंद है, तो अब इसमें कितना सौंदर्य उत्पन्न होता है समझने वाले के लिए। इसकी मापने की इकाई ये होती है गुरु की लघु की, कि जो शब्द बोलने में अधिक समय ले वो गुरु, और जो बोलने में कम समय ले भले ही वो लिखने में आखी ओ की मात्रा लग रही हो, किंतु वो लघु ही गिना जाएगा क्योंकि वो समय कम ले रहा है। तो ये अब इसको देख के मैं अभी भी चमत्कृत होता हूँ इस छंद को भारतेंदु जी के को पढ़ के। वो राधा जी कहती है कि मैं कैसे कहूं तुम जाओ, कि रोक ही जो तो अमंगल हो, रोक ही जो तो अमंगल, जाते हुए को नहीं रोकना चाहिए। रोक ही जो तो अमंगल हो, और मान घटे जो कहे पिए जाइए। अगर मैं अपने मुख से ये कहती हूँ कि आप जाओ तो मान घटता है आपका। जो कहे जाओ ना तो प्रभुता, जो मैं कहूं कि ना जाओ तो ये आदेश हो गया, ऑर्डर हो गया।
इसमें प्रभुता परिलक्षित होती है। जो कहे जाओ न तो जाओ न, तो प्रभुता और है रहे मौन तो प्रीत न साइए। जो चुप पड़ जाती हूं तो प्रीत का नाश होता है। जो हरिचंद कहे तुम बिन नहीं जी है, तो कौन कहो पत आइए। ताते पयान समय तुम्हारे हम का कहे आप हमें समझाइए। आप ही समझा दो कि आपके प्रयास करते समय हम तो ये अब इसका चमत्कार, इसकी रस, इसमें इसका प्रवाह, ये सारा बड़ा जब ही आनंद आता है जो पूर्ण रूप से आत्मसात उसको पीढ़ी कर सके, उसके सौंदर्य को, शब्दों का सामंजस्य। तो ये भी कारण रहा है इसके लुप्त होने का। और अब जो आपस में कटाक्ष करते हैं, बिना कटाक्ष करे रस नहीं आता श्रोताओं को, और कटाक्ष करने में फिर ये भूल जाते हैं कि मैं इससे क्या कह रहा हूं। तो उनमें उनको तो अच्छा लगता है देहातियों को, पर धीरे धीरे देहात से ये कविता अगर उच्च अच्छे वर्ग के लोगों में और सभ्य लोगों में, प्रोफेसरों में, शिक्षाविदों के ऊपर वहां पर उनके उपस्थिति में ये की जाए तो उनको बड़ा अटपटा लगेगा, वो असहज हो जाएंगे इसको सुन के। तो वो मैं उन कवियों को कहना चाहता हूँ कि आप इसमें थोड़े सा वो करिए। सुभाषी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि क्या कविता के माध्यम से हम देहात का भी चरित्र निर्माण नहीं कर सकते? कि जैसे कि देहात में भी तो एक तरीके का एक अच्छी संस्कृति रही है, कई सारे उसमें भी एक अच्छी चीजें हैं, और देश ही पूरा देहात में बसता था, अभी भी काफी है। तो सिर्फ दरबारों तक ही हम सोचते हैं कि अच्छाई जो है वो सिमटी है, और वहीं पे हमें एक कला जो है वो प्रखर रूप में, तो कला जब है जब तक वो ही तो एजुकेट करती है। कला की तो एक माध्यम है ना, स्कूल के अलावा किस तरीके से जो एक बच्चा है वो गुण सीखेगा। तो वो पब्लिक प्लेस पे, जैसे आपने बताया कि ये वाली जो परफॉर्मेंसेस होती थी, ये पब्लिक परफॉर्मेंसेस थी, इनके जरिए भी तो बच्चा, जब वो पब्लिक प्लेस पे बच्चा राम, शिव शंकर, गौरी, इनके नाम सुनता है, तो इसी तरीके से वो अच्छी बातें और भी तो ग्रहण कर सकता है। तो आज अगर हम अपने इन छंदों को या अपनी कविताओं को थोड़ा सा समाज के उसमें एक नई दिशा में लगाएं, तो आपको क्या लगता है कि इसका ये कितना कारगर रहेगा? और अगर ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रोफेसर भी जो है वो कवियों से ये निवेदन करें कि आप गरिमा बनाए रखें, मर्यादा बनाए रखें, और ऐसी कविताओं को हमारे लोगों के बीच में लेके जाए। तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, ये मैं इस प्रयास में लगा हुआ हूँ, किंतु मैं इसमें थोड़ा सा संकोच करता हूँ कि आर्थिक रूप से तो मैं बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं हूँ। तो मैं एक साल में एक बार अपने पैसे से ही इस प्रकार का प्रोग्राम गांव में यत्र तत्र सर्वत्र गांवों में करता रहता हूँ। जैसे होडल है, मड़कोला है, पूनाना है। तो हम दर्शकों से ये निवेदन करेंगे कि आप इस परंपरा को, और बल्कि हम चाहेंगे कि यूनिवर्सिटीज भी इन परंपराओं का संरक्षण करने में हमारे कवियों का साथ दे। किसी तरीके से कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए जाए जिसमें यूनिवर्सिटीज इन ट्रूप्स को अडॉप्ट कर ले, या इनको किसी तरीके से प्रेरित कर सके कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस एकत्र कर सके। और आप सभी जानते हैं कि फंडिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है, जिसकी जो आज बहुत और भी ज्यादा जरूरी है। तो कुछ ऑप्शंस तो हम चाहेंगे कि ऑडियंस भी उसको एक्सप्लोर करते रहे, ये बहुत जरूरी हो जाता है कलाकारों के लिए। क्योंकि पहले तो दरबारों से सारा प्रोत्साहन आता था, जहाँ दरबार नहीं होते तो वहाँ से अलग अलग तरीकों से सरकार से, पब्लिक से यही स्रोत बन जाते हैं। सर, आपने सुभाष जी आपने कुछ बात बताई थी कि इसमें एक समस्या करके एक वो हाँ, ये समस्या पूर्ति प्राचीन विधा है कविता की, कि किसी छंद का जैसे 4 चरणों का छंद होता है, तो उसका आधा चरण बोल दिया जाए, उन्हीं भावों को और उसी ऐसे ही विषय को लेके, और उस पर उसी प्रकार की, अगर वो वर्णात्मक छंद है
वर्णों से बना है तो वर्ण वर्ण का कविता, मात्राओं से है तो मात्रिक कविता, उसी प्रकार से बना के तैयार करी जाए। तो ये उसका समय दिया जाता है, भाई 15 मिनट दे रहे हैं हम आपको। अब 15 मिनट में ये परीक्षा है कवियों की कि ये हमने पंक्ति उछाल दी है मंच से, इस मंच से पंक्ति को पूरा करो। तो जैसे था कि हमारे यहाँ पर पंक्ति उछली थी ये गौरी हंसी। हाँ वो भी थी एक जो उछली थी जिसको मैंने पूरी पहले पहले किया कि तुलसी की तुलका की तरनी तराए गई। अब इस पर पूरी करो कि तुलसी की तुलका की तरनी तराए गई। तो बहुत कवियों ने की थी, किंतु मुझे जो याद है कि काफी दिन हो गए, इसको लगभग 40 वर्ष हो गए इस बात को। तो मैं मतलब डरता था और कांपता था कि उसमें लिखा था कि लखन से भाई आज बने हैं कसाई, लखन से भाई आज बने हैं कसाई, और सेवकों ने आज ताला तोड़वे की ठानी है। कहे राम उन्हीं को नित्य जो चुरावे सिया, मर्द के अधीन आज रहना जनानी है। लंका छोड़ रावणों के अड्डे हुए भारत में, अवध के नाम का तो फेर दियो पानी है। तुलसी की तुलका की तरनी तराई गई, मथुरा में ढूंढी पर पाई ना निशानी है। मथुरा हमारे अखाड़े का नाम है, जैसे कहता अखाड़े चलते हैं तो मथुरा प्रसाद चलाते थे इस अखाड़े को, तो उन्हीं के नाम का उसके जो शिष्यगण होते हैं और जो 100-50 जो भी होते हैं, तो वो अपने उस अखाड़े का भी नाम लगाते हैं, अपने गुरु का भी लगा देते हैं, कभी कभी यदा कदा अपना भी लगा देते हैं। ताकि गुरु का लग जाता है तो फिर कोई जरूरत नहीं रहती, तो वो अखाड़े की कविता ही मानी जाती है। ऐसे ही एक गंग कवि का बहुत प्राचीन छंद है कि वो उन्होंने सुनाया था। अब इसको राजस्थानी भाषा में जिनको वर्णों का और मात्राओं का ज्ञान नहीं है ना, तो वो इसको अनाप शनाप गा के सुनाते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है उस समय। तो ये मूलतः है जब गोरी हंसी मुख यों करके, ये दुर्मिल छंद है, 2 अक्षर लघु और 1 अक्षर गुरु, इस प्रकार से 8 बार पुनरावृत्ति होती है तो छंद की एक लाइन तैयार हो जाती है। इसको दुर्मिल सवैया के नाम से जानते हैं। तुलसीदास जी ने, सूरदास जी ने, रसखान जी ने और क्या नाम है आपका केशवदास जी ने ये दुर्मिल में बहुत कुछ लिखा है। तो और भारतेंदु जी ने भी लिखा है। और पिंगल का नाम भी आप एक बार लिए। हाँ, पिंगल छंद शास्त्र है जो 4 वेद और 6 शास्त्र हैं, उनमें एक शास्त्र का नाम छंद शास्त्र है। वो सामवेद के अंतर्गत ये शास्त्र आता है। इस शास्त्र में कविता करने की विधियां, उनके जो निषेधात्मक जो बातें हैं वो भी हैं कि इस प्रकार से कविता नहीं करनी चाहिए। जैसे हमको पहले पता नहीं था, बाद में पता लगा कि इसमें कुछ अक्षर होते हैं उनको दग्ध करते हैं, वो उनको दग्धाक्षर कहा गया है कि वो कविता के पहले भी नहीं आने चाहिए। आप कविता शुरू करते हैं तो वो अक्षर पहले निषेध है, वो नहीं आने चाहिए। उनसे दर्द हो जाता है, यानी कि अब जैसे आप कुछ बताएं, एक तो ऐसे कौन से हाँ हाँ वो मैं बता रहा हूं कि है रे भय जय और पेट चिरी से, ये है। किंतु अगर ये अनिवार्य हो जाए इनको लाना, तो इनका फिर दोष मार्जन का उपाय है, या तो इनको गुरु बना के लाया जाए कविता के प्रारंभ में, या तो ये गुरु बन के आ जाए, गुरु अक्षर बन के आ जाए, आ और लग जाए, या ये देशवाची हो जाए, या ये देववाची हो जाए, ईशवाची हो जाए, तो इनका दोष मार्जन हो जाता है। ये हालांकि मैं सुनना चाहती थी आपका वो गौरी वाला क्यों। हाँ ये एक चलो कभी शुरू हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी आप अच्छा है, सुना दे। तो ये मूल छंद है गंग कवि का। ये दरबारी नौरत्नों में एक थे अकबर के में कि तन भस्म रमावत शंकर के अहिलोचन नेक गई गिर के।
फुफकारत ही शशि चौक पड़ो, कि जब सांप की आंखों में वो भस्म गिर गई तो वो फुफकार उठे शेषनाग, तो माथे पर चंद्रमा बैठे थे वो चौंक पड़े। फुफकारत ही शशि चौक पड़ो, कछु अमृत बूंद गई जरके। मृगराज त्वचा पुनि जाग उठी, बागंबर पर भगवान बैठे थे शिव जी, वो उस पर अमृत की बूंदा पड़ गई तो वो जीवित हो गया जो बाघ था। मृगराज त्वचा पुनि जाग उठी, लख नंदिस आदि भगे डर के। लुढ़के शिव संग बजो डमरू, ये एक हास्य का पुट दिया गया है इसमें। लुढ़के शिव संग बजो डमरू, जब गौरी हंसी मुख यों कर गए। तो ये फिर समस्या उन्होंने की कि आप इस पर बनाइए ये कि जब गौरी हंसी मुख यों करके, मतलब 10 मिनट का समय दीजिए। तो बोले कि 10 मिनट में हो जाएगा। मैं कहा हाँ। तो फिर मैंने उनको ये सुनाई थी, माँ की कृपा हुई सरस्वती की कि वो थी कि ब्रजराज घरे हरि आय गए, सुन कान उमंग गई भर के। भगवान शंकर ने जब ये सुना कि भगवान नंद बाबा के घर आ गए हैं, ब्रजराज घरे हरि आय गए, सुन कान उमंग गई भर के। चढ़ बैल भुजंग गले, तन राख पगंबर चाम सजी हर के। जसुदा घर में घुसने नहीं दे, ब्रज बालक चीख भगे डर के। फटके नहीं पास सुभाष प्रजा, जब गौरी हंसी मुख यों करके। तो फिर वो बच्चे थे कुछ वहां वो संस्कृत महाविद्यालय में, वो वहां थे भिवानी के, वो बोले थे अंकल, मुझे तो बाद में पता लगा कि वंश मोर किसको कहते हैं। बोले अंकल वंश मोर वंश मोर। तो बाद में मैडम थी प्रिंसिपल, मैंने कह दिया क्या कह रहे। बोले जी ये कह रहे और सुनाओ ऐसा ही कुछ बना के। तो फिर मैंने उनको ये दूसरा कहा कि भस्मासुर को तप देख महा, उमड़ो अति प्रेम ये हर के। वरदान दियो रख दे जिसके सिर, हाथ तुरंत मरे जर के। बर पावत दुष्ट प्रचंड हुयो, शिव मार सती अब लू बर के। यह भात सुभाष महेश भगे, जब गौरी हंसी मुख यों करके। तो वो बोले कि हम तो पहली बार देख रहे हैं कि इस प्रकार से भी बनाई जा सकती है कविता। तो मन कह दी अभी जो है प्रवाह चल रहा है। तो बोले हाँ हाँ आने दो इसको अमृत पहराए तो सुभाष जी। तो फिर मैं उनको एक और सुनाया था वहां कि वृषभांग सुतासन रास करे, रसराज भुजा उर्पे धर के। सनकादिक शेष महेश सभी गुण गान करे, अति जीवर के। प्रभु नित्य विलोक नहीं अवलो, मन टीस बड़ी सिर शंकर के। बन गोपी नचे हरि संग जवे, तब गौरी हंसी मुख यों करके। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो ये बहुत ही सुंदर कविताएं, और आपने देखा कि कैसे ये समस्या पद्धति में भी किस तरीके से हमारी परंपराओं में सॉल्यूशंस भी है, डिबेट भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, और बहुत ही सुंदर परंपरा है जिसको वाकई में हमें संजोना चाहिए। और इसका इतिहास से भी बहुत बड़ा नाता है। बस एक आखिरी एक इतिहास से रिलेटेड एक घटना जो सर ने बताई, और जिसमें कभी कविता कितने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं शायद आपको पता चले कि महाराजा 36 साल भी कही थे सर, और उन्होंने बाजीराव को जब एक संदेश भेजा तो वो कैसे भेजा। वो मैं ये कहता हूँ कि कविता कितनी प्रभावोत्पादक हो जाती है, कितना प्रभाव उत्पन्न कर देती है कविताएं, और वो बड़ी मार्मिक ऐसी हृदय में गड़ जाती है कि वो उसको सोचने को मजबूर कर देती है। महाराज 36 साल पर हमला हो गया मुगलों का, और हालत ये हो गई कि उनको किला छोड़ के रानी और बच्चों के सामने जंगल में शरण लेनी पड़ी। तो उन्होंने अपना एक दूत एक दोहा लिख के, क्यों वो भी कविता करते थे, तो उन्होंने दोहा लिख के बाजीराव पेशवा को भेजा। बहुत तीव्र गति से दूत को कहा कि ये त्याग दे दो, जंगलों में भी हम कभी ना कभी तो पकड़ लिए जा सकते हैं, तो कुछ सहायता मिलनी चाहिए मराठों से। तो वो दोहा इस प्रकार था कि जो गति भई गजेंद्र की, सो गति भई है आज। बाजी जाए बुंदेल की,
रखियो बाजी लाज। तो क्या उन्होंने कहा कि वो बुंदेले राजा थे महाराज छत्रसाल, तो उनको उन्होंने सुनते ही पेशवा ने, तो कहते हैं कि उन्होंने कटक के किले का घेरा डाल रखा था, पर उनको ऐसा लगा एकदम से इस दोहा को पढ़ते ही, तो उन्होंने तुरंत ही वहां से समझौता करके उससे संधि करके और वहां से सेना तुरंत ही यहाँ को मदद दी थी। और महाराज छत्रसाल ने भी उनको अपना तीसरा बेटा मान के राज को 3 हिस्सों में बांटा था। इस चित्रकूट का राज जो था ये बुंदेले का ही था, ये बाजीराव पेशवा को दे दिया था महाराज छत्रसाल ने। ऐसा इतिहास में पढ़ने को मिलता है। तो आज आपने देखा कि कैसे सुभाष अग्रवाल जी हमारे बीच थे, जिन्होंने हमें बहुत बहुत अनोखी और रोचक बातें बताई, और आशा करते हैं आप सबको ये डिस्कशन बहुत ही पसंद आया होगा। तो धन्यवाद।